प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अध्याय 20 चल रहा है। गत क्लास में हमने बचत फलन का अध्ययन किया था और बचत फलन का समीकरण हमने प्राप्त किया था। चलते हैं इस लेसन के नेक्स्ट टॉपिक, औसत बचत प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है इसकी हम व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आता है औसत बचत प्रवृत्ति या एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जिस प्रकार से हमने औसत उपभोग प्रवृत्ति का अध्ययन किया कि उपभोग एवं आय का अनुपात औसत उपभोग प्रवृत्ति या एपीसी कहलाता है, ठीक उसी प्रकार बचत व आय का अनुपात, कौन सी बचत एवं कौन सी आय, कुल बचत एवं कुल आय। अर्थात यदि कुल बचत में कुल आय का भाग दे दिया जाए तो औसत बचत प्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो क्या है औसत बचत प्रवृत्ति? औसत बचत प्रवृत्ति बराबर कुल बचत बटा में कुल आय, अर्थात एपीएस बराबर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बराबर क्या होगा, एस बटा में वाई। यहाँ एस बचत को सिंबल कर रहा है और वाई आय को बता रहा है या आय को सिंबल कर रहा है। तो यदि एक नंबर की परिभाषा आती है तो हमें क्या लिखना है, कुल बचत एवं कुल आय का अनुपात औसत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। तो एपीएस बराबर हो जाएगा एस बटा में वाई। एक नंबर का, दो नंबर का सवाल आ सकता है एपीएस का मान निकालना, तो हमें क्या करना है, बचत में आय का भाग देकर मान प्राप्त करना है और उस सवाल को हल करना है। तो ये थी औसत बचत प्रवृत्ति, अर्थात कुल बचत एवं कुल आय का अनुपात, या यूं कहें कि कुल बचत में यदि कुल आय का भाग दिया जाता है तो औसत बचत प्रवृत्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है सीमांत बचत प्रवृत्ति या एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या है सीमांत बचत प्रवृत्ति? जिस प्रकार से हमने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या एमपीसी का अध्ययन किया था कि उपभोग में परिवर्तन एवं आय में परिवर्तन का अनुपात, ठीक उसी प्रकार से सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, बचत में परिवर्तन एवं आय में परिवर्तन का अनुपात। अर्थात यदि बचत में परिवर्तन में आय में परिवर्तन का भाग दे दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो क्या है सीमांत बचत प्रवृत्ति? बचत में परिवर्तन का आय में परिवर्तन से अनुपात, अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर बचत में परिवर्तन बटा में आय में परिवर्तन। क्या करना है, बचत में परिवर्तन में आय में परिवर्तन का भाग देना है। अब बचत को हम किससे सिंबल करते हैं, एस से सिंबल करते हैं। आय को किससे सिंबल करते हैं, वाई से सिंबल करते हैं। और जहां परिवर्तन आ गया उसको हम किससे सिंबल करेंगे, डेल्टा से। अर्थात एमपीएस बराबर हो जाएगा डेल्टा एस बटा में डेल्टा वाई। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, अर्थात किसमें परिवर्तन, बचत में परिवर्तन, क्योंकि एस फॉर सेविंग या बचत और डेल्टा का मतलब परिवर्तन, वाई का मतलब आय और डेल्टा का मतलब परिवर्तन। अब यदि एक नंबर या दो नंबर का सवाल आता है एमपीएस ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, बचत में परिवर्तन में आय में परिवर्तन का भाग देते हुए उस सवाल को हल करेंगे। और यदि इनकी परिभाषा आती है तो हमें ये परिभाषा भी लिखनी है और इसके फॉर्मूले भी लिखने हैं। और यदि इसका सूत्र पूछा जाए तो आप चाहो तो सूत्र ये हिंदी में लिख सकते हैं, औसत बचत प्रवृत्ति बराबर कुल बचत बटा में कुल आय। चाहो तो आप एपीएस बराबर एस बटा में वाई लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से इसमें भी चाहो तो आप एमपीएस बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई लिख सकते हैं। और आप चाहो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर बचत में परिवर्तन बटा में आय में परिवर्तन आप लिख सकते हैं। अब हम टेबल के माध्यम से इनके मान कैसे निकाले जाते हैं, किस प्रकार से सारणी में हमने इनके डाटा प्राप्त किए हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। हमने एक सारणी बनाई है जिसमें हमने सबसे पहला कॉलम आय का है, जिसमें 0 से लेकर 500 तक आय ली गई है। दूसरा कॉलम उपभोग का है, उपभोग सी बराबर होता है ए प्लस बी वाई, जिसको हमने पहले भी हल किया है। हमने यहां पर भी ए का मान 100 लिया है और बी का मान 0.50 लिया है। उसके माध्यम से हमने सी के मान प्राप्त किए हैं, जैसे हमने पहले सीखा था सी बराबर ए प्लस बी वाई से, ठीक उसी प्रकार से हमने ए एवं बी का मान रखते हुए ये सी के मान प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट आता है बचत।
बचत कैसे निकाली जाती है? सेविंग बराबर y माइनस सी, अर्थात यदि कुल आय में से उपभोग को घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगी? बचत बच जाएगी। अब यहां देखिए कुल आय 0 है, बचत माइनस में चल रही है यहां तक, यहां भी बचत माइनस में है। ये जो हमने अध्ययन किया था ब्रेक इवन पॉइंट, जहां आय 200 के बराबर होती है, उपभोग भी 200 के बराबर होता है, वहां बचत क्या है? शून्य है। और जहां आय एवं उपभोग एक दूसरे के बराबर होते हैं, बचत शून्य होती है, उसको क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। गत क्लास में हमने रेखा चित्र के माध्यम से इसका अध्ययन किया है। नेक्स्ट आता है, देखिए यहां पर आय कितनी है? 300, उपभोग कितना है? 250। बचत कितनी है? आय में से जब उपभोग को घटाएंगे, अर्थात 300 में से 250 घटाएंगे तो बचत कितनी बच जाएगी? 50। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, आय 400 है, उपभोग 300 है, बचत कितनी हो जाएगी? 400 में से 300 घटाएंगे, बचत हो जाएगी 100। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, आय 500 है, उपभोग 350 है, 500 में से 350 घटाएंगे, बचत कितनी आ जाएगी? 150। तो इस प्रकार से हमने बचत प्राप्त की है आय में से उपभोग को घटाकर, अर्थात संबंधित आय में से संबंधित उपभोग को घटाना है। जो आय है उसी के संगत उपभोग जो दिया गया है, जो हमने प्राप्त किया है, उसको क्या करना है? घटाना है। नेक्स्ट आता है औसत बचत प्रवृत्ति। इसकी व्याख्या हमने कर ली, फॉर्मूला हमारे पास आ गया एपीएस बराबर एस बटा में वाई, अर्थात एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बराबर बचत और आय का अनुपात। अब हमें क्या करना है? जो बचत है उसमें किसका भाग देना है? आय का भाग देना है। अब यहां तक आप देखेंगे बचत नेगेटिव है। उसके बाद चलते हैं तीसरा मान जो है, जहां पर बचत 0 है, आय 200 है, तो यहां भी माइनस थी बचत, माइनस 50 बटा में 100 माइनस 0.5। इसी प्रकार से यहां देखिए बचत 0 है, आय 200 है, 0 बटा में 200 बराबर 0। नेक्स्ट देखिए बचत 50 है, आय 300 है, तो 50 बटा में 300 मान निकाल लिया हमने 0.16 या 16। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए बचत 100 है, आय 400 है, हमने मान निकाल लिया 100 बटा में 400 बराबर 0.25। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए बचत 150 है, आय 500 है, तो हमने मान निकाल लिया 150 बटा में 500 बराबर 0.3। ये मान जब तक नेगेटिव होते हैं आप इनको डैश भी लगा सकते हो, चाहो तो आप ऋणात्मक मान इनका निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है एमपीएस, जिसका हमने अध्ययन कर लिया। क्या है एमपीएस का फॉर्मूला? डेल्टा एस बटा में डेल्टा वाई, अर्थात बचत में परिवर्तन बटा में आय में परिवर्तन। अब पहला मान चूंकि नेगेटिव है इसलिए हमने यहां पे डैश लगा दिया, और दूसरा मान भी चाहो तो डैश लगा सकते हो, चाहो तो आप नेगेटिव मान इसको निकाल के दिखा सकते हो। तो यहां भी माइनस 50 है, माइनस 50 बटा में 100, ये आ जाएगा माइनस 0.5। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरा मान, जहां पर बचत 0 है। अब यहां आप देखेंगे बचत में परिवर्तन 50 बटा में 100 0.5। नेक्स्ट आप देखेंगे बचत में परिवर्तन कितना है? 50। आय में परिवर्तन देखिए कितना चल रहा है, प्रत्येक मान में आय में परिवर्तन कितना चल रहा है? 100 का। यही हमें निकालना है। बचत में परिवर्तन बटा में क्या लगाना है? आय में परिवर्तन। तो प्रत्येक आय 100 बढ़ रही है, इसी प्रकार से बचत भी 50 बढ़ रही है। तो प्रत्येक बार क्या आएगा? डेल्टा एस बटा में डेल्टा वाई, अर्थात 50 बटा में 100 आपका भागफल या हमारे पास एमपीएस का मान आता जाएगा 0.5। इसी प्रकार से यहां देखिए 50 बटा में 100 बचत कितनी बढ़ रही है? 50। इसी प्रकार से 50 बटा में 100 बचत कितनी बढ़ रही है? 50। आय कितनी बढ़ रही है? 100। अर्थात आपके पास प्रत्येक जो एमपीएस का मान है वो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। तो यही चीज हमने अध्ययन भी किया कि जैसे एमपीसी का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ठीक उसी प्रकार एमपीएस का मान भी क्या होता है? 0 से लेकर 1 के बीच में होता है और स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। इसके संबंधों की हमने व्याख्या की थी, पुनः इनके संबंधों की एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। एमपीएस और एमपीसी में संबंध क्या है?
पहली बात तो हमें यह ध्यान रखनी है, एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि एमपीएस का या एमपीसी का न्यूनतम एवं अधिकतम मान कितना होता है। तो चाहे एमपीएस का पूछा जाए और चाहे एमपीसी का पूछा जाए, इनका न्यूनतम मान 0 एवं अधिकतम मान 1 होता है। संबंध यदि पूछा जाए इनके बीच में तो हमें क्या लिखना है, एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर क्या होता है 1, अर्थात एमपीएस एवं एमपीसी का योग क्या होता है 1 होता है। अब 1 का मान दूसरे से कैसे प्राप्त करेंगे, एमपीएस ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा 1 माइनस एमपीसी, अर्थात 1 में से यदि, चूंकि एमपीसी इधर किसका है प्लस का, बराबर के इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, इधर अकेला एमपीएस बच जाएगा, अर्थात एमपीएस बराबर आ जाएगा 1 माइनस एमपीसी। इस 1 माइनस एमपीसी को 1 माइनस बी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एमपीसी को स्मॉल बी के रूप में भी लिखा जाता है। अब ठीक इसी प्रकार से यदि एमपीसी प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे, अब एमपीसी प्राप्त करना है, एमपीएस इधर प्लस का है, 1 इधर जाएगा बराबर के 1 के क्या आ जाएगा माइनस बी, अर्थात एमपीसी बराबर आ जाएगा 1 माइनस एमपीएस। इस 1 माइनस एमपीएस को 1 माइनस स्मॉल एस भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एस भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एमपीएस को स्मॉल एस भी लिखा जाता है। तो यह है इनके बीच में संबंध, प्रश्न आ सकता है, सवाल आ सकता है, तो हमें इस प्रकार से इस फॉर्मूले के द्वारा हल करना है। अब यदि प्रश्न आ जाए एपीएस व एपीसी में संबंध, तो इसी प्रकार का संबंध एपीएस व एपीसी के बीच पाया जाता है। एपीएस और एपीसी दोनों का योग क्या होता है 1 होता है। जिस प्रकार से एमपीएस व एमपीसी का योग 1 होता है, ठीक उसी प्रकार से एपीएस व एपीसी का योग भी क्या होता है 1 होता है। अब यहां से यदि आपको एपीसी प्राप्त करना है तो क्या होगा, 1 के माइनस में जाएगा एपीएस, क्योंकि एपीएस इधर किसका है प्लस का, बराबर से इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, अर्थात एपीसी बराबर होता है 1 माइनस एपीएस। इसी प्रकार से यदि एपीएस प्राप्त करना है तो चूंकि एपीसी इधर किसका है प्लस का, बराबर के इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये है इनके बीच में संबंध। अब हम बचत फलन का रेखा चित्र किस प्रकार से बनाएंगे इसकी हम व्याख्या करते हैं, इसका रेखा चित्र बनाते हैं। देखिए बचत फलन का रेखा चित्र बनाने के लिए हम इस प्रकार से y अक्ष लेंगे। इसका रेखा चित्र हमने गत क्लास में भी बनाया था, ब्रेक इवन पॉइंट का जब हमने अध्ययन किया था। और इस प्रकार से हम x अक्ष बनाएंगे। यह हमारे पास x अक्ष है, इधर y अक्ष है और नीचे की ओर y के जो माइनस के मान होंगे। हमें क्या करना है, इस अक्ष पर हमें I लेनी है और इस अक्ष पर हमें क्या लेनी है, बचत लेनी है। इस प्रकार से हमें I का पैमाना लेना है 100 200 के हिसाब से, 300 400 500। ये हमारे पास पैमाना हो जाएगा 100 200 300 400 और 500। ठीक इसी प्रकार से इधर बचत आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, इधर 100 200 ये माइनस के मान होंगे। इसी प्रकार से ऊपर की ओर 100 200 माइनस, क्योंकि ये ए बचत है। जब प्रारंभ में आय शून्य होती है तो भोग में से जो भोग किया जाता है वो बचत में से किया जाता है। इस प्रकार से इधर भी हो जाएगा 100 200 300 पैमाना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको 100 से प्रारंभ करना है, क्योंकि प्रारंभ में जो स्वायत्त उपभोग है वो कितना है 100 है, और ये कहां से किया जाता है, आय शून्य होने पर बचत में से किया जाता है। इसलिए आपका बचत वक्र यहां -100 से शुरू होगा और ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है 200 इनकम का, क्योंकि जहां पर उपभोग एवं आय दोनों एक दूसरे के बराबर हैं वहां बचत क्या है 0 है, और ये पैमाना क्या है, ये 200 के बराबर आय है तब है। अर्थात आपका बचत वक्र इस प्रकार से 100 से प्रारंभ होकर के और 200 आय के अक्ष को यहां से इस प्रकार से काटते हुए निकलेगा। ये हमारा बचत वक्र हो जाएगा। इसको हम -a प्लस स्मॉल s y लिख सकते हैं। तो ये है हमारा बचत फलन, इसको हमने पहले भी बनाया था। अब ये जो हमारा बिंदु है ये क्या है, एक तरीके से ये ब्रेक इवन पॉइंट की दशा है। क्या है ये ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहां पर बचत क्या है 0 है, यहां पर आय एवं उपभोग एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो ये था बचत फलन का
रेखा चित्र, जिसका हमने अध्ययन किया। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।